हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि अरस्तू का न्याय सिद्धांत क्या है। हमने पिछली वाली वीडियो में अरस्तू के शासन व्यवस्था, विधि के शासन, संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों के वर्गीकरण में संविधानों का क्या क्या स्वरूप होता है, संविधानों में परिवर्तन कैसे आता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो न्याय सिद्धांत के ऊपर होगी। अरस्तू का न्याय सिद्धांत क्या है, ठीक है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले हमें दो चीजें समझनी है कि अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला पूर्ण न्याय या फिर सामान्य न्याय, दूसरा विशेष न्याय, ठीक है, विशेष न्याय। फिर अरस्तु ने इस विशेष न्याय को भी दो प्रकार के टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे वितरणात्मक न्याय और परिशोधनात्मक न्याय के माध्यम से। अरस्तु ने फिर इस विशेष न्याय को कितने भागों में बांटा है? दो पार्ट में। एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा संशोधनात्मक या परिशोधनात्मक। ठीक है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये है हमारा रिफॉर्मेटिव जस्टिस, या फिर आप रेक्टिफैक्टरी इसको बोल सकते हैं, रेडिकल बोल सकते हैं, रेमेडिकल जस्टिस है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को एनालाइज करके पढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं एक एक चीजों का स्टडी यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अरस्तु ने न्याय सिद्धांत के लिए दो प्रकार के न्याय बताए, एक तो पूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय, ठीक है। अब पूर्ण न्याय क्या है, यहाँ पे स्टडी करते हैं। पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करेगा, तभी क्या है? पूर्ण न्याय है, ठीक है। अरस्तु कहता है कि पूर्ण न्याय का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो नैतिक गुण है, जो उसके चरित्र है नैतिक, उसकी श्रेष्ठता का नाम है। यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करेगा तो वह क्या करेगा? वह नैतिक गुणों का पालन करेगा, ठीक है, वो नैतिकता का पालन करेगा, अनैतिक नहीं बनेगा। अब देखिए, अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा शब्द है? सात्विकता, ठीक है, सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। सात्विकता शब्द को राइटसनेस भी बोला जाता है, ठीक है। अरस्तु का जो पूर्ण न्याय है वो किस पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित है। अरस्तु कहता है पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय में जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेगा तो वह अपने नैतिक नियमों को त्याग नहीं करेगा, बल्कि अपने नैतिक नियमों को बनाए रखेगा, ठीक है। अरस्तु ने एक शब्द यूज किया है संपूर्ण न्याय या सामान्य न्याय के लिए, सात्विकता, ठीक है। राइटसनेस, आपको सात्विक रहना है, आपको राइट वे में रहना है। सात्विकता का मतलब है आपके अंदर नैतिकता, आपके अंदर सद्गुण, आपके अंदर जो चरित्र की श्रेष्ठता है, उस चरित्र की श्रेष्ठता को आप अपने हमेशा बना के रखेंगे, उसको आप तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी को सात्विकता का नाम भी दिया जाता है, या इसी को सात्विकता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अरस्तु का जो ये सात्विकता का न्याय है, जो नैतिक न्याय है, ठीक है। सामान्य न्याय का व्यवहार में प्रयोग क्या है? विशेष न्याय, ठीक है। देखो यहां पे अरस्तु ने एक नियम बताया है कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो वो अपने नैतिकता को त्यागे ना, नैतिकता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। ये तो सैद्धांतिक रूप में बता दिया, लेकिन जब उसने विशेष न्याय की स्थापना की तो विशेष न्याय में उसने इन्हीं सामान्य न्याय को प्रैक्टिकल में लागू कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या कर दिया? इसको लागू कर दिया। विशेष न्याय की जो परिभाषा होती है कि सामान्य न्याय का जो अरस्तु ने परिभाषा दिया है, इसी सामान्य न्याय को जब हम व्यवहारिक रूप में लागू करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? विशेष न्याय बन जाएगा, ठीक है। अब इसी विशेष न्याय को या पार्टिकुलर जस्टिस को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर जस्टिस के कितने पार्ट्स हैं? दो प्रकार के टाइप्स हैं इसके, ठीक है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय, दूसरा है परिशोधनात्मक या प्रतिवर्ती या रेक्टिफैक्टरी या फिर रेमेडिकल जस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम है। विशेष न्याय को दो भागों में बांटा है। सामान्य न्याय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अरस्तु का विशेष न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि अरस्तु ने विशेष न्याय में भी दो पार्ट किए हैं, वितरणात्मक और
परिशोधनात्मक। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि वितरणात्मक न्याय क्या है और परिशोधनात्मक न्याय क्या है। देखो, वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि किसी भी चीज का वितरण होगा उसका आधार क्या होगा, न्यायपूर्ण वितरण होगा। ठीक है, वितरण कैसा होगा, न्यायपूर्ण होगा, यानी जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना ही मिलेगा भाई। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो अब यहाँ पे पढ़ने की बात क्या है, पद सम्मान धन संपदा के वितरण का आधार क्या होगा, योग्यता होगी। ठीक है, अगर आपके अंदर सैन्य योग्यता है, सेना में भर्ती होने की योग्यता है, तभी आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। अगर आपके अंदर मानसिक विकास है आपका, ठीक है, अरस्तु कहता है अगर आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में अवकाश है, तभी आप नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुद्धि विवेक पर्याप्त अवकाश नहीं है तो आपको धन सम्मान संपदा ये सब का वितरण क्या होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, आप नागरिक नहीं बन सकते। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में आपको कुछ भी चीज मिलेगी वो किससे मिलेगी, किस आधार पर, वो आपकी योग्यता के आधार पर। आप जितने योग्य होंगे उसी योग्यता को ध्यान में रख के आपको समाज से संसाधन दिए जाएंगे, चाहे वो संसाधन धन संपदा हो, चाहे संसाधन वो रिसोर्सेज, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी संसाधन हो। ठीक है, वो उसका आधार क्या होगा, योग्यता होगा। अब यहां पे क्वेश्चन में बना के दिखाता हूं, अरस्तु की वितरणात्मक न्याय का आधार क्या है, योग्यता है। अब यहां पे क्वेश्चन बता देता हूं कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का आधार योग्यता न होकर आवश्यकता है। तो ये क्या है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का आधार क्या है, हमेशा योग्यता है। अरस्तु ने योग्य व्यक्तियों को ही उचित पुरस्कार देने का समर्थन किया है। अरस्तु ने बोला जिसके अंदर योग्यता नहीं है उसको राज्य के द्वारा जो है कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जितनी योग्यता होगी, सीधी सी बात है, आपके अंदर जितनी भी एबिलिटी है, जितनी भी पोटेंशियल आपके अंदर है, उस योग्यता के आधार पर आपको संसाधन वितरित किए जाएंगे। ठीक है, इससे आसान भाषा में आपको नहीं समझा सकता हूं और न ही इससे आसान भाषा में समझाया जा सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, वितरण का आधार समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। यानी आपको नौकरी, पैसा, पद, धन संपदा उतना ही मिलेगा जितना आप समाज में पार्टिसिपेट करोगे। समाज के लिए आप जितना योगदान दोगे, समाज में आपका जितना योगदान होगा, उसी योगदान के आधार पर आपको, उसी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, समाज से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जिस अनुपात में समाज में योगदान होगा उसी अनुपात में उसे पुरस्कार भी मिलना चाहिए, अरस्तु ऐसा कहता है। नहीं तो अरस्तु ने कहा कि अगर हमने ज्यादा अनुपात में समाज में योगदान दिया और उसकी तुलना में हमें पुरस्कार कम मिला, तो ऐसे में राज्य में क्या हो सकती है, क्रांति हो सकती है। ठीक है, तो अरस्तु ने बोला कि समाज में आनुपातिक समानता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। यानी जिस अनुपात में हम अपना योगदान कर रहे हैं उसी अनुपात में हमें समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा रिटर्न भी मिलना चाहिए। अगर उतना रिटर्न नहीं मिला तो हमारे मन में असंतोष होगा, असमानता की भावना आएगी और यही असंतोष और असमानता जो है क्रांति का कारण बन जाएगा। ठीक है, अब अरस्तु कहता है कि वितरण का आधार क्या होगा, ज्यामिति या रेखा गणित के आधार पर होगा। कुछ भी वितरण होगा वो रेखा गणित के आधार पर होगा या ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि वितरण का यही कहने का मतलब है कि जितनी भी आपकी क्षमता होगी, जितना आप योगदान देंगे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको संसाधनों का वितरण किया जाएगा। अब वितरण कौन करेगा, वितरण विधायिका, विधायिका को क्या बोला गया है, इक्लेशिया। ठीक है, क्या बोला गया है, इक्लेशिया द्वारा किया जाएगा, या फिर आप कह लें वितरण जो किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वह राज्य के द्वारा किया जाएगा, है ना। राज्य और विधायिका दोनों क्या है, एक है। अब यहां पे आपको ये नहीं समझना कि कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय में वितरण का माध्यम विधायिका होगी या वितरण का माध्यम राज्य होगा। दोनों में से कोई भी होगा, ये दोनों होंगे तो दोनों सही होंगे, दोनों में से कोई एक होगा तो दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको एक चीजें समझ में आ गई होंगी कि अरस्तु ने जो समाज में या राज्य में न्याय की स्थापना के लिए वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया है, उसमें यह बताया कि किसी भी चीज का वितरण होगा, है ना, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा आपके मेरिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग के साथ साथ
आप सोसाइटी में, आप स्टेट में, आप राज्य में जितना आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उसी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भी दिया जाएगा राज्य के द्वारा, ठीक है। और ये रिटर्न कौन देगा? विधायिका या फिर इक्लेशिया के द्वारा दिया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यानी एक सामान्य भाषा में समझे, वितरणात्मक न्याय का आधार क्या है? योग्यता है। वितरणात्मक न्याय का आधार क्या है? आपका योगदान है, ठीक है। आपने जिस अनुपात में योगदान करेंगे उसी अनुपात में आपको धन, संपदा, सम्मान ये सब वितरित किए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं परिशोधनात्मक न्याय क्या है। देखो, परिशोधनात्मक न्याय का तात्पर्य है अरस्तु के अकॉर्डिंग कि राज्य में क्या करना है? एक तो विधि व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। अरस्तु ने परिशोधनात्मक न्याय को यह बताया कि अगर परिशोधनात्मक व्यवस्था नहीं होगी, अगर राज्य में दंड की व्यवस्था नहीं होगी, तो राज्य में कानून को कोई पालन नहीं करेगा। कानून का पालन तभी होता है जब राज्य में दंड की व्यवस्था हो, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया है, तो उसे, उस अपराधी को संशोधित किया जाएगा, उस अपराधी को ठीक किया जाएगा, ठीक है। ठीक किसके द्वारा होगा? दंड के द्वारा होगा, ठीक है। इसी को प्रतिवर्ती, परिशोधनात्मक या रेक्टिफिकेटरी या फिर रेमेडिकल जस्टिस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम। विधि के अनुसार कार्य न करने पर राज्य के द्वारा दंड दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उसको राज्य के द्वारा दंड दिया जाएगा। अब दंड राज्य देगा, ये अब देखो राज्य के लिए इसने एक शब्द और प्रयोग किया है, दंड देने के लिए न्यायपालिका या हेलिया द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। दंड कौन देता है? आप बताओ। आपने, आपका इंडिया है, ठीक है, आपके इंडिया में क्या राज्य दंड देता है या फिर न्यायपालिका दंड देती है? देखो, न्यायपालिका क्या है? एक राज्य का ही अंग है, ठीक है। तो न्यायपालिका को इसने क्या बोला है? हेलिया बोला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी शब्दावली का प्रयोग भी आता है कि न्यायपालिका शब्द के लिए हेलिया शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से हेलिया का संबंध किससे है? न्यायपालिका से है। इक्लेशिया का संबंध किससे है? तो इक्लेशिया का संबंध यहां पे देखेंगे विधायिका से, ठीक है। ये शब्दावलियां हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं, या फिर आप अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, यह आगे देखिए, यह समझौते व आपराधिक कार्यों अर्थात दीवानी फौजदारी मामलों से संबंधित है, ठीक है। जो परिशोधनात्मक न्याय है ये किससे जुड़ा हुआ है? दीवानी मामलों से, आपराधिक मामलों से, फौजदारी के मामलों से जुड़ा हुआ है। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उसके व्यवहार में संशोधन किया जाएगा, उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाएगा। नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? हेलिया के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जिसमें सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वह सद्गुणी हो या अशद्गुणी। देखो, अरस्तु कहता है कि जब, चाहे वो आपराधिक मामले हो, चाहे फौजदारी मामले हो, चाहे कोई भी मामला हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को दंड जो मिलेगा, क्या मिलेगा? एक समान मिलेगा, ठीक है। सभी व्यक्तियों के साथ क्या किया जाएगा? एक समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे उसके अंदर सद्गुण हो, चाहे अशद्गुण हो, चाहे वो दास हो, चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो। अगर सभी ने एक जैसा अपराध किया है तो सभी को विधि के अनुसार दंड मिलेगा, सभी को एक समान दंड मिलेगा, ठीक है। विधि में क्या है? अरस्तु की विधि जो है अवैयक्तिक है। अरस्तु का विधि जो है वो वासना से रहित विवेक है। अरस्तु की विधि में समानता के लक्षण पाए जाते हैं। अरस्तु के विधि में भेदभाव का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब जैसे कि आप देखोगे, कौटिल्य को पढ़ोगे तो कौटिल्य ने बोला कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ब्राह्मण वर्ग हैं, जो राजा के कुल से हैं, जो एलिट क्लास के लोग हैं, उनको दंड कम मिलना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने बोला दंड जो है, ठीक है, विधि के अनुसार मिलेगा, कानून के अनुसार मिलेगा और सबको एक जैसा मिलेगा। अगर एक जैसा अपराध सबने किया है तो सबको एक जैसा दंड भी मिलेगा, चाहे वो पागल हो, सद्गुणी हो या अशद्गुणी हो, किसी भी टाइप का व्यक्ति हो, दंड क्या किया जाएगा? दंड की प्रक्रिया एक समान होगी, ठीक है। अब यहां पे वितरण का आधार क्या होगा? अंकगणितीय होगा। अंकगणितीय का अंक, जैसे अंकगणित में क्या होता है? हर अंक का महत्व क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा? वैसे ही अरस्तु ने बोला कि जो दंड की व्यवस्था होगी, ठीक है, जो संशोधनात्मक न्याय की स्थापना होगी, उसमें सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। वीडियो की क्वालिटी सही है, ठीक है, हाँ। तो ये अरस्तु की न्याय की प्रणाली है। अरस्तु ने दो तरीके से न्याय के बारे में बताया, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में आपने देखा कि वितरण का आधार क्या होगा, योग्यता होगी। वितरण तभी उतना ही किया जाएगा जितना आप समाज में पार्टिसिपेट करेंगे। समाज में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, मालिक क्या करता है, जो मालिक होगा वो समाज में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अब दास क्या करते हैं, दास समाज में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए वो समाज या राज्य में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, तो उनको नागरिकता नहीं मिलती। तो कहने का मतलब जितना आप पार्टिसिपेट करोगे राज्य या समाज में, उतने उसी के अनुपात में आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, या फिर उसी के अनुपात में आपको रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अरस्तु ने अपनी रचना द एथिक्स में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेड में कर लेना है, जो भी मर्जी आपकी। एथिक्स में न्याय के लिए यूनानी भाषा, यूनानी शब्द का प्रयोग है डिकायोशिन। ठीक है, जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पॉलिटिकल थ्योरी में, तो वहां पे भी आपने ग्रीक भाषा में न्याय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, डिकायोशिन या डिकायोशून, जो भी आप कह लें। ठीक है, तो ये अरस्तु ने अपनी एथिक्स में भी इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अरिस्टोटल यूज्ड द ग्रीक वर्ड डिकायोशिन फॉर जस्टिस इन हिज वर्क एथिक्स। ठीक है, उसकी पुस्तक एथिक्स है, एथिक्स में उसने क्या किया है, डिकायोशीन शब्द का प्रयोग किया है। किस लिए किया है, न्याय के लिए किया है। उसने न्याय की बात नहीं की, बल्कि न्याय के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है, डिकायोशीन। अब क्वेश्चन आ जाए कि यूनानी भाषा में न्याय को क्या बोला जाता है, तो डिकायोशीन बोला जाता है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखें, अरस्तु प्रायः अपने शिष्यों के साथ उद्यान में घूमते घूमते पढ़ाता था, यहां से वहां टहलता रहता था ऐसे, है ना, जिसलिए इसको क्या बोला गया है, भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल ऑफन टॉट व्हाइल वॉकिंग विद डिसिपल्स इन द गार्डन्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो कॉल्ड द स्कूल ऑफ द वॉन्डरिंग फिलोसोफर। ठीक है, अरस्तु ने अपने मित्र एक्सनोक्रेटीज को लीशियम भी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लीशियम का अध्यक्ष अरस्तु ने किसको बनाया, तो लीशियम का अध्यक्ष अरस्तु ने एक्सनोक्रेटीज को बनाया। ठीक है, एक्सनोक्रेटीज को अरस्तु ने लीशियम का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, अरस्तु ने दासता सिद्धांत में बताया कि दास जो है वो क्या है, उत्पादक यंत्र नहीं है, बल्कि वह केवल क्रियात्मक अंग है। क्रियात्मक अंग का मतलब क्या है, दास क्या करेंगे, दास जो है एक एक्टिविटी करेंगे, किसके लिए, मालिक के लिए। ठीक है, दास को जो है फैक्ट्रियों की तरह नहीं हम यूज कर सकते। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है वैसे दास प्रोडक्शन नहीं करता। दास क्या है, दास केवल घरेलू कार्यों की सहायता के लिए। ठीक है, अब एक थिंकर है फ्रेडरिक पोलक। ठीक है, इन्होंने अरस्तु को राजनीति व आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक माना। अब कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि अरस्तु ने राजनीति और एथिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, पॉलिटिक्स और एथिक्स का प्रवर्तक जो माना गया है वो अरस्तु को माना गया है। ठीक है, फ्रेडरिक पोलक ने ऐसा बोला। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि धर्म और राजनीति को अलग किसने किया, धर्म और राजनीति को किसने अलग किया, क्वेश्चन बताइएगा कमेंट करके आंसर इसका। ठीक है, धर्म को राजनीति से पृथक किसने किया है, कमेंट करके आप बताएंगे। आइजिया बर्लिन ने अपने एक लेख लिखी, हेड हॉग एंड द फॉक्स। ठीक है, में प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा की श्रेणी में रखा है जो केवल एक बड़ी चीज जानता है, जबकि अरस्तु को लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी में रखता है जो बहुत कुछ जानती है। लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। अरस्तु को बहुत कुछ इसलिए भी पता था क्योंकि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का वर्णन किया और अरस्तु के मन में ये चालाकी आ गई, ये उसके मन में ये विचार आया कि हम क्या करेंगे, न तो हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, न तो हम एरिस्टोक्रेसी को अपनाएंगे, न ही हम मोनार्की को अपनाएंगे। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि हम पॉलिटी को अपनाएंगे। किसको, पॉलिटी को अपनाएंगे। ठीक है, वो चालाक था क्योंकि उसने देखा कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग बेकार फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसने बोला पॉलिटी को अपनाएंगे। पॉलिटी क्या होगा, मिडिल पाथ होगा हमारा। ठीक है, मध्यम वर्ग का शासन होगा। ये मध्यम वर्ग के शासन में
दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों के लक्षण पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि एक तो क्रांति रुक जाएगी, ठीक है। क्रांति रोकने के पीछे इसने बोला कि हमें मिडिल पाथ को अपनाना पड़ेगा, हमें पॉलिटी को अपनाना पड़ेगा। अब देखो, जंगली कांटेदार जंगली चूहा, कहने का तात्पर्य कि जो बर्लिन ने बोला, बर्लिन कैसा विचारक है आपको ये समझना है, ठीक है। बर्लिन स्वेच्छातंत्रवादी विचारक, ठीक है। ये एक बर्लिन नॉजिक फ्रीडमैन, ठीक है, लिबर्टेरियन थिंकर है। अब देखिए, अरस्तु को बर्लिन क्या बोलता है, ठीक है, सॉरी, बर्लिन जो है प्लेटो को क्या बोलता है, बर्लिन ने प्लेटो को बोला क्या है, प्लेटो कांटेदार जंगली चूहा है, ठीक है। क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि इसके पीछे उस रीजन देता है कि प्लेटो ने, है ना, केवल दार्शनिक राजा में विश्वास किया, उसने लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया, उसने राजतंत्र में विश्वास नहीं किया, उसने विधि के शासन में विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने केवल और केवल एक व्यक्ति के शासन को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए बर्लिन ने अपनी पुस्तक हेडहॉग एंड द फॉक्स, ठीक है, ये बुक आपको जरूर याद रखनी है। इसमें प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा और अरस्तु को क्या बोला है, लोमड़ी बोला, ठीक है। अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे शब्दावली है क्विनोनिया, ठीक है। क्विनोनिया का तात्पर्य है ऐसा संघ या ऐसा समूह जो लोगों के बीच में सहयोग व एकता के द्वारा एक आंगिक इकाई का निर्माण करता है, ठीक है। यानी क्विनोनिया एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है, एक आंगिक इकाई यानी लोगों के एक सभा का निर्माण करता है, ठीक है। वो सभा एक कैसे निर्माण होगा, सहयोग के द्वारा, लोगों के सहयोग से यह सभा और संघ बनेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्विनोनिया का तात्पर्य है साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें प्रत्येक नागरिक समान रूप से क्या करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, वह एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी क्विनोनिया एक ऐसी सभा या संगठन है लोगों का जिस पर हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। इसे क्या बोला गया है, क्विनोनिया बोला गया है। क्विनोनिया मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ द पीपल दैट फॉर्म्स एन ऑर्गेनिक यूनिट थ्रू कोऑपरेशन एंड यूनिटी। इन अदर वर्ड, क्विनोनिया मीन्स पार्टनरशिप in which every citizen is an equal partner and dependent on each other, ठीक है। तो क्विनोनिया का मतलब क्या है, एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह जो एक सभा का निर्माण करता है जिस पर एक दूसरे, दोनों क्या है, सभी लोग एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। इसे क्या बोला गया है, क्विनोनिया बोला गया है। क्विनोनिया एक ऐसी सभा या एक ऐसा संगठन है लोगों का जिसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आसान भाषा में समझे तो, ठीक है। फिर मैक्सी ने प्लेटो को क्या बोला है, प्लेटो को प्रथम स्वप्नवादी या पहला यूटोपियंस, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। तो इस तरीके से कोटेशन भी आ सकता है। बारकर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स क्या इसकी बुक है, पॉलिटिक्स में पूरी तरह से बात इतनी ही कम है जितनी मैग्ना कार्टा में, ठीक है। मैग्ना कार्टा में क्या होता है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा जो है, जैसे उसमें बताया गया क्रांति का कारण क्या था, कुछ ज्यादा स्पष्ट उसमें नहीं है। तो इसी तरीके से अरस्तु की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बात है ना कम कही गई है, ऐसा इसका बारकर का मानना है, ठीक है। अरस्तु ने यूनानी विचारक सोफोक्लीज, ठीक है, सोफोक्लीज के इस वक्तव्य कथन का समर्थन किया है कि मौन स्त्रियों का क्या है, आभूषण है, ठीक है। मौनता, अगर स्त्रियां मौन है तो उनके लिए क्या है, आभूषण है। मौन क्या है, स्त्रियों के लिए आभूषण है, क्योंकि अरस्तु मानता है कि स्त्रियों के अंदर दिमाग नहीं होता, ठीक है। स्त्रियां जब बोलेंगी तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोलेंगी, और जब कुछ भी खराब बोलेंगी तो कहीं ना कहीं उनका आभूषण हट जाएगा। तो इसीलिए अरस्तु ने बोला कि मौन रहने में ही स्त्रियों की भलाई है, और यही मौन रहना क्या है, स्त्रियों का ऑर्नामेंट है, आभूषण है। साइलेंस इज अ वुमेन्स ऑर्नामेंट, ठीक है। अरस्तु ने स्त्रियों को क्या बताया, अनुत्पादक पुरुष बताया, क्या बताया है, अनुत्पादक पुरुष, ठीक है। अरस्तु ने बोला कि स्त्रियों के अंदर कोई क्षमता नहीं होती है, वह केवल संतान उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। पुरुषों के समान इनके अंदर योग्यताएं नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर आगे कहता है अरस्तु, पुरुष के अंदर एक विशेष क्षमता के कारण पुरुष होता है, और स्त्री एक विशेष अक्षमता के कारण क्या होती है, स्त्री होती है, ठीक है। सेबाइन के अनुसार प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है,
अरस्तु का क्या है, आदर्श राज्य। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की बात कहां कही गई है, क्वेश्चन आपके सामने बनता है। तो प्लेटो के उप आदर्श की राज्य की बात कहां कही गई है, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में, ठीक है, द लॉज में क्या कहा है, उप आदर्श राज्य की बात की है। अब आदर्श राज्य की बात किसने की है, प्लेटो ने, कौन सी पुस्तक में, रिपब्लिक में, ठीक है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कौन सी पुस्तक में की है, रिपब्लिक में आदर्श राज्य है। प्लेटो का उप आदर्श राज्य कहां पे है, द लॉज में है, ठीक है। यानी कि उप आदर्श राज्य में क्या है, विधि का शासन है, ठीक है, कानून का शासन है। तो अरस्तु का भी आदर्श राज्य क्या है, विधि के शासन से संचालित होगा, कानून के शासन से संचालित होगा। तो दोनों का क्या है, जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है वही अरस्तु का आदर्श राज्य है, सीधी सी बात, शेबाइन ऐसा बोलता है। आगे देखते हैं, अरस्तु कहता है समानता क्या होती है, समानता अप्राकृतिक होती है, अवांछित होती है। यानी समानता के बारे में अरस्तु ने बोला कि समानता जो है अप्राकृतिक है और अवांछित भी, ठीक है। अरस्तु आनुपातिक समानता के विचार का समर्थक करता है, समर्थक है। यानी अरस्तु ने बोला जिस अनुपात में आप समाज में योगदान करोगे उसी अनुपात में आपको अधिकार मिलेंगे, है ना। अरस्तु अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थक नहीं है, बल्कि वह ज्यामिति या रेखा गणितीय आधार पर समानता का समर्थन करता है, ठीक है। अंकगणितीय का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति क्या है, समान है। अरस्तु ने सभी व्यक्ति को समान नहीं माना, स्त्रियों को हीन माना, बच्चों के अंदर ये माना, दासों को ये माना, फलाना फलाना अलग अलग चीजें मानी, ठीक है। तो अरस्तु ने अंकगणितीय समानता का विचार नहीं, बल्कि अरस्तु ने रेखा गणितीय या आनुपातिक समानता का विचार समर्थन किया है, ठीक है। चलिए, अब मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है, यूडेमोनिया। यूडेमोनिया का संबंध किससे है, प्रसन्नता से है या सुख से है, हैप्पीनेस से है, ठीक है। द बेसिक एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अचीव हैप्पीनेस विच इज कॉल्ड यूडोमेनिया, यूडोमोनिया, ठीक है, जो भी आप पढ़ लें इसको। ग्रीक भाषा में यूडोमोनिया को हैप्पीनेस के रूप में जाना जाता था। एक व्यक्ति क्या होता है, एक राजनीतिक प्राणी है, जिसे यूनानी भाषा में क्या बोला गया है, जून पॉलिटिकॉन। जून पॉलिटिकॉन का मतलब है राजनीतिक प्राणी, ठीक है, पॉलिटिकल मैन, ये पॉलिटिकल एनिमल, कुछ भी आप बोले, ठीक है। अरस्तु ने व्यक्ति को क्या माना है, एक राजनीतिक प्राणी माना है। और अरस्तु ने व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी माना है, लेकिन इसके लिए उसने यह नहीं बोला कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी, उसने बोला यूनानी भाषा में, इसका मतलब उसने क्या बोला गया है यूनानी भाषा में, जून पॉलिटिकॉन, ठीक है। अरस्तु ने व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी मानते हुए, लेकिन जो यूनानी भाषा में जून पॉलिटिकॉन को यूनानी भाषा में जो राजनीतिक प्राणी कहा जाता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मिलता जुलता है इससे, ठीक है। अब देखिए एवेंस्टाइन, कुछ इसके स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे आप स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एवेंस्टाइन कहता है भावी पीढ़ी को अरस्तु की कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन उसकी संवैधानिक राज्य के कानून के शासन की धारणा को, ठीक है। यानी एवेंस्टाइन कह रहा है जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जो अरस्तु ने विधि के शासन की बात कर दी, संवैधानिक राज्य की बात कर दी, यह क्या है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कानून का शासन आज के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो अरस्तु ने हमारे लिए क्या कर दिया, एक भावी शासन को बना दिया, एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता, एक मार्ग खोल दिया। फिर डनिंग कहता है राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान कर दिया, ठीक है। कैटलिन कहते हैं समग्र रूप से अगर विचार किए जाने पर संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं, ऐसी बहुत कम वस्तुएं या पुस्तकें हैं जिनका पॉलिटिक्स के समान व्यापक प्रभाव रहा है, ठीक है। कैटलिन कहता है कि पूरे दुनिया में अगर हम विचार करें, अगर अध्ययन करें, तो पॉलिटिक्स के जैसी पुस्तक या प्रभावी पुस्तक बहुत कम ही हमें देखने को मिलेंगी। फिर आगे कैटलिन कहते हैं अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्यम का सर्वोच्च देवदूत है। तो ये सब कोटेशन है, आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है। सिंक्लेयर कहता है कि अरस्तु वहां से आरंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है। प्लेटो ने कहां पे छोड़ा था, प्लेटो ने सबसे अच्छी अपनी लास्ट की पुस्तक उसकी कौन सी थी, द लॉज। द लॉज उसकी सबसे अंतिम पुस्तक थी, और द लॉज में उसने क्या किया, विधि के शासन को स्वीकार कर लिया। और विधि के शासन को स्वीकार करने के बाद उसकी क्या होती है, धीरे धीरे डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है तो उसको फिर विधि के शासन की शुरुआत अरस्तु
वहां से स्टार्ट करता है। इसीलिए सिंक्लेयर ने ये बोला कि प्लेटो ने जहां से छोड़ा, यानी प्लेटो ने विधि के शासन को सबसे लास्ट में स्वीकार किया और उसकी मृत्यु जाती है वहीं पर। और जब प्लेटो ने विधि के शासन को स्वीकार करके वहां पे छोड़ दिया तो उसके शिष्य अरस्तु ने क्या किया, विधि के शासन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जहां से प्लेटो ने छोड़ा वहीं से अरस्तु ने क्या किया, आरंभ। फ्रेडरिक पोलक है, अरस्तु राजनीति व आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का क्या है, प्रवर्तक है। अब ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, एथिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स के मध्य में जो डिवीजन किया है वो किसने किया है, अरस्तु ने किया। ठीक है, पॉलिटिक्स का एरिया अलग है, एथिक्स का एरिया अलग है, अरस्तु ने ऐसा डिवीजन किया है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि किसने धर्म और राजनीति को पृथक किया, धर्म को किसने राजनीति से क्या किया है, अलग किया है। ये क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, मैक्सी कहता है या तो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा या फिर अरस्तुवादी होगा। कहने का तात्पर्य है प्लेटो और अरस्तु का इतना प्रभाव है कि उसके प्रभाव से आज तक कोई भी विचारक, कोई भी थिंकर बच नहीं पाया है। ठीक है, या तो उसने प्लेटो के विचारों को स्वीकार किया होगा, आदर्श राज्य या आदर्श शासक का, या तो विधि के शासन को स्वीकार किया होगा। इसके बाहर किसी ने कोई भी पॉलिटिकल आइडिया नहीं दिया। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही है। बारकर कहता है कि अरस्तु ने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम राज्य का अनुसरण किया है। द्वितीय सर्वोत्तम राज्य उसका क्या था, उप आदर्श राज्य। उप आदर्श राज्य जो था प्लेटो का दूसरा सर्वोत्तम राज्य था जिसमें विधि के शासन की बात की गई। ठीक है, तो विधि के शासन का तो अनुसरण अरस्तु ने किया हुआ है, सीधी सी बात है, क्योंकि विधि के शासन को स्वीकार करता है। अब एक थिंकर है प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि अरस्तु कुछ सीमा तक सिकंदर के राजनीतिक मस्तिष्क का शिल्पकार था, शिल्पी था। ठीक है, अरस्तु जो था वो सिकंदर का गुरु था, तो गुरु होने के नाते अरस्तु के ऊपर, अरस्तु का प्रभाव जो है सिकंदर के ऊपर जरूर पड़ेगा, है ना। किसी भी गुरु का जो है प्रभाव उसके शिष्य के ऊपर जरूर पड़ता है। तभी इस प्लूटार्क ने बोला कि राजनीतिक मस्तिष्क जो उसको सिकंदर को मिला हुआ है, राजनीतिक मस्तिष्क या राजनीतिक ज्ञान जो मिला हुआ है, उस राजनीतिक ज्ञान को बनाने में अरस्तु का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और लास्ट पार्ट जो हमारा 32 मिनट या 35-32 मिनट का होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली वीडियो हमारी जो बनेगी वो होगी मैकियावेली के ऊपर। ठीक है, मैकियावेली को पढ़ेंगे। अरस्तु बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, 80 पेज का है। ठीक है, 80 पेज में बनाया हूं मैंने, सारा डिटेल इसमें कंबाइन कर दिया है, सारी चीजों को मैंने एनालाइज कर दिया है। और मैं अभी इसको क्या करूंगा, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, द पॉलिटिकल फिलोसफर नेट जेआरएफ के नाम से बना हुआ है। इसमें जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और आपको इधर उधर ग्रुप में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।